Hey guys, welcome to my channel, the new channel and the first video of this खान सर। और इस चैनल का नाम है आतिफ रिएक्ट। मैं यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन की वीडियो डालूंगा। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपका स्वागत है। बहुत अच्छे से कमेंट कीजिए, जितने लोगों में शेयर कर सकते हैं करिए। बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरी आइडियोलॉजी से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, मेरी सोच से, मेरे इंडिया के देशभक्त होने से रिलेट कर पाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों में शेयर कीजिए, अपने कमेंट दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करके। और मैं आपको यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि जो पार्ट 1 वीडियो है इसको मैंने ऑलरेडी अपने मेन चैनल पर डाला हुआ है, जिसका नाम है आतिफ इकबाल करके। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में या अपने कमेंट सेक्शन में डाल के पिन कर दूंगा, जो कि पार्ट 1 के नाम से है। वो आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप वो ऑलरेडी देख चुके हैं तो ये है पार्ट 2। और ये मेरा बैकअप चैनल भी है, एक तरीके से रिएक्शन चैनल भी है। वो मेरा मेन चैनल होगा, वहाँ पे मैं हफ्ते में 1-2 वीडियोस डालूंगा, चाहे वो ओमेगल सीरीज़ हो, लाइव डिबेट हो, या आपका रोस्टिंग हो, या अलग अलग टॉपिक्स पे बात करना हो, तो मैं उस चैनल का उपयोग करूंगा। इस चैनल पे सिर्फ रिएक्शन दूंगा। तो खान सर ने काफ़ी अच्छी चीज़ अभी तक एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पे लास्ट वीडियो में उन्होंने ये कहा था कि यूएई ने नेटो का सपोर्ट क्यों नहीं करा है, जबकि चाइना का नहीं करना वो समझ में आता है, इंडिया का भी नहीं करना समझ में आता है, क्योंकि इंडिया एलाई है रशिया का, चाइना भी एलाई है। पर यूएई ने क्यों सपोर्ट नहीं करा, वहाँ पे आके बात रुक गई थी। तो वहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो को देखते हैं। अगर आप ट्विटर पे नहीं जानते तो वहाँ जाके जुड़ सकते हैं, सेम एज कू ऐप ऑल्सो। अगर आप विदेशी से दूर रहना चाहते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में देख सकते हैं, और आप डिस्कॉर्ड से जुड़ सकते हैं मुझसे 24 आवर बात करने के लिए। कहने को 24 आवर है, पर सोता भी हूँ, ऑफिस भी जाता हूँ, तो मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। और बहुत सारे लोग हैं डिस्कॉर्ड में, कम से कम 200 से ज़्यादा लोग हैं जिससे आप बात कर सकते हैं। 20-25 लोग एक साथ कॉल कर सकते हैं। कोई एक बंदा होता है जो वीडियो चला देता है, 20-25 लोग बैठ के एक वीडियो देख रहे होते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। एक कोई गाना चला देता है, 30-40 लोग बैठ के सुन रहे होते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो डिस्कॉर्ड में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। 3, 2, 1 गो। अरब देश ज्यादातर अमेरिका के फेवर में होते हैं, फिर भी यूएनओ में अरब देश ने इनका साथ नहीं दिया। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो समझिए इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। देखिए, सऊदी अरब यूएई जो है यहाँ पर स्थित है। यूएई के नीचे यमन है, यमन में हैती विद्रोही है सब, और इन विद्रोहियों को ईरान का साथ प्राप्त है। ईरान का साथ प्राप्त अगर यूएई रूस के खिलाफ जाएगा तो रूस की दोस्ती है ईरान से, वो ईरान को फोन करेगा, ईरान हैती विद्रोहियों को फोन करेगा, हैती विद्रोही यूएई को बजा देगा सब पकड़ के। तो एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि ईरान के पास भी पेट्रोलियम है, रूस के पास भी पेट्रोलियम है, यूएई के पास भी पेट्रोलियम है। तो इन्हें दोस्तों को साथ में रख के पेट्रोलियम के लेवल को, मतलब प्राइस को कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी। अमेरिका इजराइल पर भी दबाव बना रहा है कि इजराइल यहाँ पर सीरिया में बम्बार्डमेंट कर दे ताकि रूस का ध्यान भटक जाए, लेकिन इजराइल ऐसा करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि सीरिया में S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात है, और यहां से अगर इजराइल को आगे बढ़ना होता है तो रूस से परमिशन लेना होता है। और अगर रूस से दुश्मनी लेगा इजराइल अमेरिका के चक्कर में आके, तो रूस इनका भी उपाय कर देगा। सीरिया के बगल में है लेबनान, लेबनान में हिजबुल्ला नामक आतंकवादी संगठन है, हिजबुल्ला नामक आतंकवादी संगठन है। अब इजराइल की दुश्मनी है ईरान से, रूस कहेगा ईरान को कि तुम अपना सारा आतंकवादियों का हथियार सीरिया में भेजो। अब सीरिया से वो जाएगा लेबनान में, और लेबनान में उस हथियार को लेगा हिजबुल्ला, और वो मारेगा इजराइल को। तो इजराइल ने कहा कि देख भैया, रूस जो है ना सबका उपाय रखा है। इस मिडिल ईस्ट में कोई चूचाई करता है ना, तो रूस सीधे किसको करता है? ईरान को करता है, और ईरान सबको कंट्रोल करके रखता है। हालांकि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, वो भी ज्यूज यानी यहूदी है, और इजराइल भी यहूदी है। अब यहूद ये उसका मदद नहीं करा, क्योंकि भैया देश सर्वोपरि होता है। अपने देश को क्या लिए हम रिस्क में डालेंगे, और देश यहाँ पे। अब ये यूक्रेन का बड़बोलापन था जो ईयू तक तो सीमित था, लेकिन नाटो में गए, अब लड़िए यहाँ पर। अब यूक्रेन को तो छोड़ेगा नहीं रूस, जो फाइनल है। अब वहां के लोगों को सफर करना पड़ता है, वहां के लोग काफी बहादुरी से लड़ रहे हैं। हम उनके लोगों की भावना इज्जत करते हैं, उनकी भावनाओं का, उनके सैनिकों को सैल्यूट करते हैं जो इतनी बहादुरी से लड़े वहां पर। आखिरी सांस तक उनके सैनिक लड़े। वहां पे जो आम नागरिक है वो भी अपने देश के लिए लड़ रहा है ये, और जो बेचारे बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वो मेट्रो में या कहीं शेल्टर होम में जाके रह रहे हैं। लेकिन देश के नागरिकों को भी सोचना चाहिए। किसी देश को इतना टॉर्चर मत करो। रूस को अपनी सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा।
हमको बड़ा कड़ा शब्द में बोलना पड़ता है, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर यूक्रेन आज आंसू नहीं बहाएगा तो कल यूक्रेन की वजह से रूस को खून के आंसू बहाने पड़ेंगे, क्योंकि नाटो धीरे धीरे पैर पसार रहा है। 15 देशों को तोड़ दिया नाटो ने, और उसके बाद उन 15 देशों में से सारे देशों को अपने में मिलाते जा रहा है। नाटो की जरूरत क्या है? आप 15-30 देश मिलकर किसी को मारेंगे यहाँ पर, तो यूक्रेन के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि देश, अब हर इंसान को अपना देश प्यारा होता है। देश तो बहुत बड़ी चीज होती है। इंसान जिस कमरे में सोता है, बेड के जिस कोने पे सोता है, इंसान को वही कोना पसंद आता है। आप भी अपने कमरे में बेड पे किसी खास कोना पे सोते होंगे, आपको वही नींद आएगा। हर इंसान की मेंटेलिटी होती है। लेकिन ये सोचना चाहिए कि हमारी देश की नीतियां कहाँ सही जा रही है। कई बार हमें कड़वे घोंट पीने पड़ते हैं, तो ये चीजें होती है। कई बार देश को ऐसा लगता है कि नहीं अभी हमला कर देना चाहिए, लेकिन उसको सोच समझ के करना चाहिए। हमारे ऊपर भी हमले हुए थे 26/11 जब ताज होटल पे हमला हुआ था, हम लोग भी चाहते थे पाकिस्तान पे हमला कर देते। पुलवामा हुआ था, संसद पर हमला हुआ था, कारगिल पर हुआ था, हम लोग भी चाहते तो इस्लामाबाद पे घुस जाते, लेकिन उस वजह से हमारी देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ी। अब क्या है, धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, धीरे धीरे पाकिस्तान खुद ही बर्बाद हो जाएगा। तो ये यूक्रेन के लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा ना करे कि रूस जैसे देश से, इतने बड़े देश से दुश्मनी ले ले। अभी रूस का पूरा फुल प्लान क्या है, वो वायुसेना से भी हमला कर रहा है, थल सेना से भी कर रहा है, नौसेना से भी कर रहा है। वो चारों ओर से घेर चुका है यूक्रेन को, और कोई मदद के लिए नहीं आया। ये दुनिया के लिए भी एक लेसन है कि जब तक अपने पैर पर नहीं खड़े रहेंगे तब तक कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। कोई आएगा कैसे मदद करने के लिए आपके ऊपर? आपकी खुद की परछाई भी ना अंधेरे में आपका साथ छोड़ देती है, तो दूसरे से क्या उम्मीद कर रहा है? मुसीबत पड़ने पर हर इंसान साथ छोड़ देती है, जब अंधेरे में परछाई ने छोड़ दिया तो। व्लादिमीर पुतिन का सीधा सा डिमांड है कि रूस, ये यूक्रेन और नाटो लिखित दे कि वो कभी भी यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करेंगे। रूस का दूसरा डिमांड है कि जो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जो एकदम इसकी राजधानी के पास नाटो सेना आके बैठी हुई है, इन्हें वापस विड्रॉल करे। अमेरिका ने यूरोप में जो परमाणु बम रखे हैं, इसे वापस ले जाए। ये व्लादिमीर पुतिन का है। हालांकि पुतिन का आंतरिक विरोध भी हो रहा है देश में, लेकिन इसे दबाने के लिए पुतिन काफी बेहतरीन ढंग से वेल ट्रेंड है। पुतिन का पूरा प्लान क्या है? वो यूक्रेन को इस एरिया से काट देंगे। इस एरिया से काट दिए, वो ऑलरेडी काट चुके हैं, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। क्रीमिया में वही काट चुके हैं। अब ये है एक देश है जिसका नाम है मोल्डोवा। व्लादिमीर पुतिन क्या किए, बहुत पहले से प्लानिंग के तहत मोल्डोवा के इस क्षेत्र को विद्रोहियों द्वारा आजाद करा दिए हैं। इधर विद्रोही क्षेत्र है, ट्रांसनिस्ट्रिया नामक इस देश को बना दिए यहाँ पर। अब उनका फुल प्लान है कि यहां से यहां ये एरिया को काट देंगे यूक्रेन का, जिससे यूक्रेन धीरे धीरे एक लैंड लॉक कंट्री हो जाएगा, और ये पूरी तरह से लैंड लॉक हो जाएगा। नीचे से कोई मतलब ही नहीं बनेगा यहाँ पे, ताकि इसकी नौसेना इधर, अक्सर नाटो की नौसेना इधर आ जाती थी। अब इनको खामियाजा भुगतना पूरा सी कंट्रोल में उसकी सेना घुस चुकी है, रूस की सेना चारों ओर से घुस चुकी है। अब ये वेट एंड वॉच करेंगे लोग, जल्दी से जल्दी जोनेस्की जो है वहां पे वो सरेंडर कर दे। और रूस की सेना बहुत शक्तिशाली है, कई देश मदद के लिए आए हैं, लेकिन इससे बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन रूस के लिए भी है, जितने देर होगा युद्ध में उतने रूस के लिए समस्याएं बढ़ेंगी, उसके ऊपर सैंक्शन जो है वो और ज्यादा लगते जाएंगे। भारत पे भी इसका असर पड़ेगा। जो गैस है उसके रेट बढ़ेंगे, पेट्रोलियम फिर 110-105 के पास चला जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बढ़ने वाले हैं। जो सनफ्लावर जिससे रिफाइंड तेल वगैरह बनाए जाते थे, वो 80% आता था यूक्रेन से। युद्ध में फंस चुका है, अब वो नहीं आएंगे। फिर से सरसों का तेल 200 से 250 रुपए लीटर के राउंड द फिगर जाने वाला है। दवाइयां यूक्रेन के लोगों को महंगा पड़ेगा, क्योंकि भारत उन लोगों को दवाइयां बेचता था। गेहूं के लिए एक चीज का प्रॉफिट यही है कि यूक्रेन और रूस दोनों गेहूं के बहुत बड़े उत्पादक है। यूक्रेन के पास गेहूं का बहुत बड़ा भंडार था। यूक्रेन में एक घास का मैदान है जिसे कहते हैं स्टेपी, उसे ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, कि दुनिया में वो गेहूं वहां बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। तो गेहूं का इन लोग के पास प्रोडक्शन गिरेगा, जिस वजह से गेहूं के रेट बढ़ेंगे। तो भारत उन गेहूं को विदेश में बेच सकता है और इस तत्कालिक समय के लिए फायदा कमा सकता है। ये भारत के लिए एक मौका है, वो भी हाथ से मत चला जाए, दिक्कत हो जाएगा। हालांकि रूस इसके लिए पहले से तैयार बैठा है। उसने अपनी अर्थव्यवस्था को बजट में जो पारित किया था उसको स्टेबल रखने की कोशिश किया। वहां पर्याप्त मात्रा में विदेशी भंडार रखे गए हैं। वो सोने का प्रचुर भंडार रख चुका है। अमेरिका ने उसके ऊपर सबसे खतरनाक प्रतिबंध लगाया, लगा दिया। देखिए, दो तरह के बैंकिंग में कोड होते हैं। अगर आप देश के अंदर भी पैसा भेजना चाहते हैं तो आपको IFSC कोड लगते हैं। आप अगर जानते देंगे होंगे, बैंक में कभी भी पैसा ट्रांसफर किए होंगे तो IFSC कोड लगा होगा। अगर आपको IFSC कोड नहीं पता है, बैंक से ट्रांसफर पैसा नहीं होगा। लेकिन ये IFSC कोड किसी देश के अंदर ही होता है। इंटरनेशनल में स्विफ्ट यूज होता है। यूपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु कहीं भेजना है। लेकिन अगर हमें यहाँ से पैसा अमेरिका भेजना है तो उस समय IFSC कोड काम नहीं करेगा, उस समय स्विफ्ट कोड काम करेगा। जितने लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते होंगे, विदेश से सामान बेचते होंगे, आता होगा,
उन लोग को पैसे के लिए आईएफएससी कोड नहीं बल्कि स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती होगी। अमेरिका ने यूरोपीय देशों के दबाव में आकर रूस को क्या किया, स्विफ्ट कोड से हटा दिया। अब रूस का स्विफ्ट कोड ही काम नहीं कर रहा है। रूस में इंटरनल व्यापार तो होगा लेकिन बाहरी व्यापार पर बैन लग जाएगा। हालांकि रूस चाहे तो रूबल में इसका व्यापार कर सकता है इजीली, रूस की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसके लिए भी अमेरिका ही जिम्मेदार है। उसने रूस को इतना ना प्रतिबंधों से झोंक दिया था, इतना झोंक दिया था कि रूस अब एकदम उब गया था। कहा जाता है किसी को इतना न डराओ कि उसके दिल से डर खत्म हो जाए। भारत के लिए समस्या है कि हमें बैलेंस लेके चलना है, ना हमें अमेरिका की ओर झुकना है ना हमें रूस की ओर झुकना है। हमें दोनों से जरूरत है और दोनों से सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि क्वाड ग्रुप में भारत ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, एक न्यूट्रल स्टैंड को अपनाया है। यूएनओ में भी भारत ने एब्सटेन करके मत ना डाल के वो भी एक तरह के न्यूट्रल स्टैंड को अपनाया है। G20 में भी भारत बहुत कुछ नहीं कहने वाला है रूस के खिलाफ। हमें बैलेंस लेके चलना है, अमेरिका के कहने पे हम लोग को नहीं आना है, क्योंकि अगर हम अमेरिका के कहने पे चले आएंगे तो रूस हम चाइना के फेवर में चला जाएगा, क्योंकि वो भी देखेगा कि भैया आप अमेरिका के गुण गा रहे हो तो वो किसके पे गुण गाने लगेगा, चाइना का। और ये चाइना यही चाह ही रहा है, क्योंकि उधर यूक्रेन को कब्जा कर लेगा, यूक्रेन ले गया रूस और ताइवान लेके चला जाएगा चाइना, इसके बाद स्प्रेटले द्वीप लेगा, इसके बाद पैरासेल आइलैंड लेगा। ये चाइना के लिए प्लस पॉइंट होगा। अतः चाइना को रोकने के लिए हमें रूस के साथ रखना जरूरी है, साथ साथ अमेरिका का भी साथ देके चलना जरूरी है। तो हमें काफी मतलब टफ सिचुएशन बचाव लेकर चलना चाहिए। सबका कारण है नाटो और अमेरिका के चक्कर में पूरी दुनिया आज सफर कर रही है। हमारे देश का सेंसेक्स नीचे गिर गया, 10 लाख करोड़ रुपए जो हमारे सेंसेक्स है 5% सेंसेक्स नीचे चला गया। हमारा शेयर मार्केट यानी लगभग 2000 अंकों की गिरावट देखी गई है, जिसे वैल्यू में कहेंगे तो 10 लाख करोड़ का। ये नाटो इन लोग के चक्कर में ये आपस में, जब तक दुनिया में ये दोनों देश है अमेरिका और रूस, हमेशा गोलियां चलती रहेंगी। अरे वही छोटका है ससुरा चाइना, पूरी दुनिया में गोलियां चलवाते रहेंगे। हम लोग को न्यूट्रल बैलेंस लेके चलना है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका से दुश्मनी तो खतरनाक होती है, दोस्ती और खतरनाक होती है। ये किसी के नहीं होते ऐसा। और अमेरिका के पिछले कर्मों को हमें नहीं भूलना चाहिए। याद कीजिए 1971 में जब जंग चल रही थी तो रूस हमें बचाने आया था, 40वां बेड़ा भेजा था, और यही अमेरिका है जो परमाणु बम से मारने की धमकी दिया था, अपना 7वां बेड़ा भेजा। 1965 में जब हमारे यहाँ अकाल पड़ा था तो अमेरिका हमें सुअरों को खाने वाला गेहूं दिया था। किस मुंह से अमेरिका आज हमसे मदद मांग रहे हैं यहाँ पे भैया? जब 370 लगा था तो इसमें रूस ने हमारा दिया था। यूएनओ में कश्मीर में जब मुद्दा आया था तो यूएनओ कहता था कि वहां के लोगों से पूछिए क्या होगा, तो रूस वहीं पे रोक लगाता था। हम कैसे भूल सकते हैं रूस को? रूस ही हमें सबसे ज्यादा हथियार दिया। आज भी भारत में 80% हथियार रूस से ही आ जाते हैं, हम इसको नहीं भुला सकते हैं। 1998 में जब भारत ने अपना परमाणु बम परीक्षण किया था, पूरी दुनिया खिलाफ हो गई थी, रूस साथ खड़ा था। आपको याद है कि नहीं इन दोनों की जोड़ियां? इन लोगों ने परमाणु परीक्षण किया था, उसके बाद कोई हमें आंख उठाकर नहीं देख सकता था। तो उस समय भी रूस की बात हम लोग को याद रखना चाहिए। 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो अमेरिका ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि हम परमाणु बम मार देंगे भारत के ऊपर। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम आधा हिंदुस्तान खोने के लिए तैयार है, लेकिन हम वचन देते हैं कि सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। तो पाकिस्तान अमेरिका अपना परमाणु बम लेके भागा था। याद कीजिए अभिनंदन जी का फाइटर पायलट जो थे, इनके ऊपर जहाज से जो स्ट्राइक किया गया था, वो जहाज भी पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया था, F-16 जहाज। आज भी हमारी जरूरत रूस ही पूरा करता है। S-400 के दम पर हम चाइना को चैलेंज करते हैं। किसने दिया? रूस ने दिया। विक्रमादित्य किसने दिया? रूस ने दिया। 1991 में हम लोग जब अंतरिक्ष में क्रायोनिक इंजन की जरूरत थी, रूस अपने 8 क्रायोनिक इंजन दे रहा था, अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिस वजह से हमारा परमाणु अंतरिक्ष कार्यक्रम लगभग 20 साल पीछे चला गया। यहाँ पर आज भी चंद्रयान में अमेरिका के जगह पे रूस हमारी मदद कर रहा है। तो रूस हमेशा से हम लोग के साथ रहा है। आज देखिए परमाणु पनडुब्बी चाहे चक्र हो, नेपरा हो, अरिहंत हो, इसमें रूस हमारी मदद कर रहा है। AK-203 राइफल की फैक्ट्री हो, रूस मदद कर रहा है। चाहे सुखोई जहाज जो हमारी वायुसेना का रीढ़ है, रूस ने हमें दिया है। ब्रह्मोस जहाज दुनिया का सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज जहाज मिसाइल है जिससे चाइना डरता है, किसने दिया है? रूस ने दिया है। तो हमें बैलेंस लेके चलना है। कहीं ना कहीं सेना में रूस मदद करेगा, लेकिन अमेरिका से हम लोग को भी संबंध बना के रखना है। चाइना को जब कंट्रोल करने की बारी आएगी तो रूस नहीं सुनेगा, तब हमें अमेरिका को लाना पड़ेगा। इस दुविधा में हम लोग हैं कि अमेरिका का साथ दे कि रूस का साथ दे। इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या होता है समझिए। मान के चलिए हमारे दो बहुत करीबी आदमी है, उन दोनों का ब्याह पड़ गया, तू कह रहा है कि हमारे ब्याह में आना, तू कह रहा है हमारे ब्याह में जाएगा, तो भैया हम एक में जाएंगे तो दूसरा से संबंध खराब हो जाएगा। एक काम करते हैं, कोई दिन हम अपने ब्याह कर लेते हैं, बातें खत्म हो जाएगी। भैया हम अपने ब्याह में बिजी थे। इसी वजह से सबसे अच्छा तरीका है, ना हम रूस के फेवर में जाएंगे और ना ही हम अमेरिका के फेवर में जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है मोदी जी को अपनी सेना को बोलिए कि गलवान घाटी में 2 किलोमीटर आगे घुस जाए।
गलवान घाटी में जैसे 2 किलोमीटर आगे घुसेगी, लड़ाई तो करना नहीं है, उलझा के रखना है। 2 किलोमीटर जहां आगे घुसेगी उधर से चाइना वाले घुस जाएंगे, फिर वैसे ही स्टैंड ऑफ हो जाएगा। 2-3 महीना चलेगा, अमेरिका कहेगा ए बोलना रे रूस को, कहेगा हम कुछ करें, हम तो खुद ही लड़ रहे हैं चाइना से यहाँ पे, तो हमला दोनों शांत के शांत रहेगा। और इससे एक और फायदा होगा, चाइना इधर उलझा रहेगा तो ताइवान पे हमला नहीं करेगा, नहीं तो ईश्वर यही भी बहाने निपटा देगा ताइवान को। आपको क्या लगता है, भारत को इधर उलझा देना चाहिए कि नहीं उलझा देना चाहिए? वरना आप मना करेंगे तो कोई ना कोई देश इस तरह से आपको कहेगा कि भैया हमारा साथ दो, उससे अच्छा हम खुद उलझे हुए हैं, बातें खत्म। रूस की जगह पे कोई भी देश रहता तो अपनी सिक्योरिटी को लेकर चिंतित होता ही। आप खुद सोचिए, अमेरिका यहाँ पे है, क्या मैक्सिको देश में अगर रूस अपनी सेना लगाएगा तो क्या अमेरिका चुप रहेगा? नहीं चुप रहेगा ना। कोई भी देश देखेगा कि आप यहाँ सेना लगा क्यों रहे हैं। तो आप ही बताइए, अमेरिका अपनी नाटो सेना अगर यूक्रेन में लाएगा तो रूस के बॉर्डर से सटा देगा, तो रूस कैसे चुप रह सकता है? अपने देश पर बीतता है तो सबको खराब लगता है। आप ही बताइए, भारत है यहाँ पे, भारत के नीचे यहाँ श्रीलंका है, अगर पाकिस्तान अपनी फौज श्रीलंका में लगा देगा और श्रीलंका उसको परमिशन देगा तो भारत धोएगा कि नहीं धोएगा उसको? हम लोग को कैसे खराब लगता है? जैसे चाइना अपना स्ट्रिंग ऑफ पल्स लाता है यहाँ पे। तो हर देश को अपना सुरक्षा चिंता को ध्यान में रखना पड़ता है। और इसमें सिंपल सा बात है, यूक्रेन को कोई उससे उसका देश नहीं मांग रहा है। रूस का केवल यही करना है कि यूक्रेन डिसाइड एक लिखित दे दे कि वो कभी भी नाटो सेना में शामिल नहीं होगा। यूक्रेन को यह सोचना चाहिए कि नाटो में शामिल होने से अमेरिका को फायदा है, वो दुश्मनी निकालेगा रूस से। क्या जाता है यहाँ पे, पूरा देश बच जाता, उसके लोग मरने से बच जाते, क्या काम आया नाटो? तो यहाँ यूक्रेन को सोचना चाहिए कि बहुत ज्यादा जिद पालने से कोई खास फायदा नहीं होता है। और हमेशा एक चीज याद रखना चाहिए, यूक्रेन हो, हम हो या आप हो, हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, दोस्त बदल सकते। इसलिए दोस्त से संबंध बने बिगड़े, लेकिन पड़ोसियों से हमेशा संबंध अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा काम पड़ोसी आते हैं। यूक्रेन का पड़ोसी रूस है और ये ना अमेरिका दोस्त है। तो हमेशा एक चीज को ध्यान रखना चाहिए, किला सुरक्षित करने के लिए पड़ोसी का सुरक्षित होना जरूरी है। यूक्रेन को हट धर्मिता छोड़नी चाहिए। आप यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाए, नाटो जैसे सैन्य संगठन में नहीं शामिल होना चाहिए। क्या ये फिनलैंड बेवकूफ था, स्वीडन बेवकूफ है जो इन लोगों ने नाटो की सदस्यता नहीं लिया? यूक्रेन, रूस ने धमकी दिया फिनलैंड ले लेगा तो तोड़ छोड़ देंगे। क्या कर लेंगे लोग ये रूस का? दूसरा, बीपीएससी का जो प्रैक्टिस सेट है बाबू, वो आ चुका है। बीपीएससी और एनटीपीसी रेलवे जितना चीज है, इसका प्रैक्टिस सेट है, इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपके एग्जाम में जो मेरिट से छटते हैं लोग, वो लोग इस वजह से नहीं छटेंगे। और इकोनॉमिक्स के बैच बहुत देर से अटके हुए थे, अब वो 3 जनवरी से इकोनॉमिक्स का बैच आ जाएगा। यहाँ 3 जनवरी का है, 3 मार्च को सुबह 9 बजे इकोनॉमिक्स का बैच आ जाएगा। इसमें मैक्रो इकोनॉमी, लोच वगैरह सब चीज बता देंगे आप लोगों को। आई होप आप ये सब चीज समझे होंगे। भारत को किसी का साथ नहीं देना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन में कभी भी कोई भी चीज बदल सकता है। हमारी जरूरत है तो ही हम लोग काम आ सकते हैं दूसरे के लिए। आई होप आप समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। जय हिंद भाई, जय हिंद। अच्छा, तो मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी खान सर की, और एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। देखो, ओवरऑल जितना मैं इस जियो पॉलिटिक्स को देख रहा हूँ और यूक्रेन रशिया की चीज़ को देख रहा हूँ, तो पूरा जो वेस्ट साइड है, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, अलग अलग, इन सब ने ना बिल्कुल वेस्ट वॉश कर दिया है न्यूज़ को। जहाँ पे ये लोग यूक्रेन को दिखा रहे हैं मसीहा टाइप का, सफरर टाइप का, बहुत अच्छा है, गुड लीडर, और रशिया को दिखा रहे हैं कमीना है, एग्रेसर है ये। जबकि रशिया कह चुका है कि भाई आज हम बैक ऑफ कर जाएंगे अगर ये ज़ेलेंस्की हट जाता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की बहुत ही प्रो अमेरिकन सरकार है। तो हमको चाहिए न्यूट्रल रख लो या प्रो रशियन रख लो, या नहीं तो वो ये भी कह रहे हैं कि भाई तुम नेटो को ज्वाइन मत करो, तो हम जो है नहीं करेंगे। ज़ेलेंस्की भाई साहब अपनी सत्ता और पावर के लिए आम लोगों को हथियार पकड़वा दिया। सोचो इससे खतरनाक चीज़ और क्या होगी। आम लोगों को बंदूकें पकड़वा दिया, कहता लड़ो, तुमको लड़ना है, क्योंकि 18 से 60 साल के लोगों को बैन कर दिया है कंट्री छोड़ने से, दे हैव टू फाइट। तो भाई इसको हर कोई सपोर्ट कर रहा है। वाह क्या बात है। मतलब मुल्क के 100% मेल को आपने, जो बच्चे नहीं 18 से, उनको आपने बना दिया बंदूक पकड़ के गोली चलाना। तो ये इस पे कोई बात नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा। यूक्रेन इतना हमेशा रशिया को उंगली करता था, हर बात पे उंगली करता था, वो कोई बात नहीं कर रहा। देखो मैं यहाँ पे रशिया को फेवर नहीं कर रहा हूँ या यूक्रेन को, मैं कहने चाह रहा हूँ कि आप जब डिप्लोमेसी की बात करते हो तो यूक्रेन भले आज आपको कुछ और दिखे, पर एक टाइम पे यूक्रेन बहुत ही एंटी इंडिया रहा है हमेशा से।
अभी कुछ टाइम पहले यूक्रेन के एक मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन में धमकी दी कि इंडिया को तो पहले वोट करना चाहिए, आपकी 20-25 हज़ार इंडियन नेशनलिस्ट फंसे हुए हैं। तो भाई आप तुम हमको धमकी देना चाह रहे हो? ये है। तो ओवरऑल इंडियन सरकार बहुत अच्छा कर रही है, इतने लोगों को इवैक्यूएट कर दिया है। किरण रिजिजू, इतने बड़े बड़े मिनिस्टर को भेजा गया है नेबरिंग कंट्रीज़ में, यहाँ तक कि इंडियन एयरफोर्स को लगा दिया गया है और बोला गया है कि आप इवैक्यूएट की कैपेसिटी को तेज करो। कमाल की चीज़ है भाई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कोई राजनीति नहीं हो रही यहाँ पे। ये चीज़ देख के जो मज़ा आता है, जो सीना चौड़ा होता है आपका, कि मतलब यार यही तो हमें देखना है। जब देश के लोगों पे कोई आपत्ति होती है और पूरा देश जुड़ के उसकी मदद करता है, वो तो भाई वो देख के ना, वो आपका हाथ अपने आप ऐसे उठ जाता है और बोलता है जय हिंद। तब बहुत मज़ा आता है देख के, सीना चौड़ा हो जाता है। अभी देश के लोगों पे जो अत्याचार हो रहा है यूक्रेन में, जो प्रॉब्लम हो रही है, उसे पूरा देश जुट के खड़ा है। ये है हमारा भारत। ये जो फालतू की चीज़ें लड़ाई होती रहती है उसको साइड करो। दिस इज़ द रियलिटी, दिस इज़ वी आर, दिस इज़ हु वी आर। ये हमारी पहचान है। आपको पता है जब बसेस पे इंडियन फ्लैग देखा तो हर कोई बॉर्डर वाले बगैर चेक करके उनको जाने दे रहे थे। दिस इज़ द पावर ऑफ इंडिया, दिस इज़ द वैल्यू दैट वी हैव नाउ इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत अच्छी लगी वीडियो। नेटो, यूएस, आई थिंक जो बाइडन जब से आया है, तो आई थिंक अमेरिका में खुद जो बाइडन को लोग पसंद नहीं करते हैं, बट अब क्या कर सकते हैं, आ जाते हैं लोग। अगर ट्रंप होता तो शायद सिचुएशन अभी अच्छी होती बहुत ज़्यादा। इवन आई लाइक ट्रंप अ लॉट। पर अगर ट्रंप नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं। अब इस भाई साहब को, बुढ़ापे भाई साहब को जो समझ में आ रहा है कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। बट दिस इज़ अ रियलिटी। अमेजिंग वीडियो, अमेजिंग वीडियो। खान सर का वो जोक बहुत फनी था कि दोनों की शादी है तो चलो भैया आज हम ही शादी कर रहे हैं। दैट वाज अ फनी जोक बाय द वे। देखो क्या होता है यार। आई थिंक मुझे भी ऐसा लगता है कि रशिया जब तक यूक्रेन को पूरा टेक ओवर नहीं कर लेता तब तक वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि अब रशिया पे इतने सैंक्शन लगा दिए हैं, इतनी चीज़ें कर दी है ना, अब रशिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं है विदाउट टेकिंग द यूक्रेन, जो कि वो लेके रहेगा। चाहे दुनिया वेस्ट वॉश हो जाए, मैं वेस्ट वॉश नहीं हूँ एंड आई स्टिल फेवर, मैं फिर भी रशिया को फेवर करता हूँ, क्योंकि वो एक अलग रीज़न है। अगर हम बात डिप्लोमेसी की करते हैं, आई गो विथ रशिया। जब बात यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की करते हैं, मासूम लोगों की, तो जाहिर सी बात है आपका दिल जो है यूक्रेन की तरफ जाता है, क्योंकि वहाँ की सरकार ने खुद वहाँ की आम जनता को मजबूर कर दिया है बंदूक पकड़ने में, लड़ने में। सोचो उनको कुछ हो जाता है तो क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी वहाँ की? तो वही है, समझ रहे हो आप। जब बात ह्यूमैनिटी की आती है तो आपका दिल जाता है यूक्रेन के लोगों के लिए, पर जब बात डिप्लोमेसी की आती है, यूक्रेन गया तेल लेने। हम रशिया की बात है। एनीवे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अपना ध्यान रखें एंड जय हिंद, वंदे मातरम।